नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि कक्षा 10 के आपके जो आज का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया है। अपन सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आए हैं, तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर का सॉल्यूशन। अपना क्वेश्चन है सर, पहला ही क्वेश्चन है, जोसेफ मैथ्सनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जोसेफ मैथ्सनी थे वो किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, तो उसमें किस देश के क्रांतिकारी थे, इटली देश के क्रांतिकारी है। सही आंसर होगा इसका पहले का स आंसर। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा ध्रुवीय राष्ट्र की शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय ध्रुवीय राष्ट्र के समय उसमें शामिल कौन नहीं था, तो सही इसका आंसर है इसका भी स, ब्रिटेन। आगे क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल है वो कब स्थापित की गई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ब आंसर 1854 में इसकी प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में आगे है चौथा क्वेश्चन है, रामचरित मानस पुस्तक है वो किसने लिखी। तो रामचरित मानस है पुस्तक है वो किसने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। इसका सही आंसर क्या होगा, तुलसीदास जी। फिर उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है। शब्द वेलम का अर्थ क्या है, तो ये इसका अर्थ होगा चरमपत्र। फिर उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था। तो पौधों को पहली बार है संरक्षित जातियों की सूची में आंसर 1991 में सम्मिलित किया गया था। आगे है क्वेश्चन संख्या 7, कर्तक एवं दंत कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, पांडु नाम से जाना जाता है। ब आंसर इसका सही है, पांडु। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज रहेगा अभ्रक, माइका। स आंसर इसका सही है। भारत में समुद्र तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत में समुद्र तटरेखा की लंबाई है वो है, इसका द आंसर सही होगा आपके। आगे क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो बेल्जियम देश से लगने वाली सीमा है वो है, कौन सा देश है, फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर सही रहेगा आपके। फिर आगे 11वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। आगे क्वेश्चन है, भारत में पुलिस किस सूची के अंतर्गत का विषय है। भारत है वो कौन सी सूची के अंतर्गत का विषय है, तो राज्य सूची का अंतर्गत का विषय रहेगा। ब आंसर इसका सही है। फिर इसे निम्न में से कौन सा दल है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो कौन है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको मान्यता देता है। फिर आगे का क्वेश्चन है, अपने भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारत में इन सभी, चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता था, सोने के भी थे, तांबे के भी थे। तो इसका सही आंसर होगा द, ये सभी। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पर बांध कौन सा स्थित है। तो नर्मदा नदी पर बांध स्थित है, उसका नाम है, सही आंसर है इसका सरदार सरोवर बांध। कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है वो ईमेल है। सही आंसर है ईमेल। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू किया गया, 1986 के अंदर लागू किया गया था। आंसर इसका सही है, 1986 के अंदर। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, 1848 में एक क्रांतिकारी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू। फिर उसके बाद में हीराकंड जो बांध है कौन सी नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे का है, विनोबा भावे का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में
सिंहली भाषी अधिकांश लोग कौन से धर्म के लोग जो बोलते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग बोलते थे। बौद्ध धर्म के लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते थे। क्षेत्र को प्राथमिक एवं संबंधित क्षेत्र भी बोला जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जिसको कृषि की जाती है जिसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो अनेक जो बड़ी कंपनियां हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा होता है। तो अनेक बड़ी कंपनियां, अनेक राष्ट्रीय कंपनियां, ऐसे लिख सकते थे इसको, अनेक राष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, इसका आंसर ये रहेगा। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये अमेरिका देश में आयोजित हुआ था। अमेरिका। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से क्या समझते हैं? तो भारत के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर जो अखबार प्रेषित होते थे उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऐसा एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था, वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। आगे अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपने? गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? उसका सही आंसर है आपके ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। फिर आगे क्वेश्चन है, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। स्माइल इज ब्यूटीफुल है पुस्तक है, उसकी जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार रखना, उसके बाद में अपन देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। अपने क्षेत्र में सिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो इसमें यह बताना था कि भाई पेड़ों के बचाव के लिए अपन क्या क्या योगदान दे सकते हैं पेड़ों को बताने के लिए अपने क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। अब इसके बाद में है, रबी की फसल पर विश्लेषण कीजिए। रबी की फसलों पर विश्लेषण कीजिए। तो इसकी जो बुआई है वो कब होती है? सर्दियों के मौसम के समय बुआई होती है और वसंत ऋतु आगमन के समय इसकी कटाई की जाती है। इसमें ये लिख सकते थे गेहूं है, जो है सरसों है, इसकी फसल बोई जा सकती है। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते थे। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण दीजिए। लोकतंत्र को आप बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें जनता खुद लोकतंत्र को चुनती है, इसीलिए जनता का जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र को सबसे बेहतर माना जाता है। ये लिख सकते थे। लोकतंत्र में बहुमत में किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो जनता के मत की सम्मान किया जाता है। इसका आंसर रहेगा जनता के मत का सम्मान किया जाता है। फिर आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां लिखिए। भाई आपके मत के अनुसार लिखना था कि लोकतंत्र स्थापित करना है किसी देश में, तो उसके लिए कौन कौन सी दो स्थितियां होनी चाहिए? तो उस देश के नागरिक है वो शिक्षित होने चाहिए और सभी लोगों को ये समझ होनी, सभी लोगों के पास में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो ये इसकी दो स्थितियां हो सकती है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, 10वें का आंसर। अब है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ध्येय क्या है? विश्व व्यापार संगठन विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन बनाया गया है, WTO जिसका नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है, इसका प्रमुख ध्येय है। फिर चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए। चयन का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता है वो किसी भी वस्तु को चूज करने से पहले उसके पास में ये अधिकार रहता है कि किसी भी वस्तु को चयन करने का उसके पास में अधिकार है। मान लेते हैं आप किसी चीज को खरीदने गए और जिसमें से दो ऐसी चीजें थी जिसको आप में चयन करने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि दुकानदार आपको जबरदस्ती दे। तो ये वाला लिखना था चयन के अधिकार में। फिर आगे क्वेश्चन था आपके, जर्मेनिया और मैरियाना की रूपक कथा की तुलना करनी थी। इसका आंसर आप, जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक है, वो एक स्त्री के रूप में दर्शाता है। ये शक्ति और एकता का प्रतीक है जर्मेनिया। फिर मैरियाना फ्रांस का प्रतीक है जो स्वतंत्रता और गणराज्य की भावना को दर्शाता है। दोनों रूपक महिलाओं में राष्ट्र की कल्पना करते हैं, राष्ट्र के देशभक्ति की भावना जगाते हैं। इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना था। फिर पांचवा क्वेश्चन था आपका, 1829 में महामंदी आई थी, उसका कारण क्या था? 1829 के समय महामंदी आने का कारण क्या रहा था? तो उस समय कारण यह रहा था, अमेरिकी शेयर बाजार का पतन हो गया 1929 में, और दूसरा अत्यधिक उत्पादन एवं घटती मांग के कारण विश्व व्यापार में गिरावट आ गई थी। तो 5वें का ये दो आप आंसर है लिख सकते थे।
छठा क्वेश्चन क्या था आपके, जलोढ़ मृदा की रासायनिक विशेषता और घटना की पहचान कीजिए। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है, और उसके अंदर चूना पत्थर है, चूना है, पोटास है, फास्फोरस है, ये जैविक पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा की अधिकता होती है और मृदा में जल धारण करने की क्षमता है वो भी अधिक होती है। इसमें बालू, गाद और मिट्टी के कण होते हैं और मिट्टी उपजाऊ होती है। ये लिखने थे आपको, लेकिन ये विशेषताएं कैसी लिखनी थी, रासायनिक विशेषताएं, तो इसको ध्यान रखना, इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस ये जैविक विशेषताएं आवश्यक रूप से लिखनी थी। ऐसे नहीं लिखे थे आपने जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है, ये लिख दिया तो पूरे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें ये लिखना जरूरी था। फिर चित्र की सहायता से आपके पेपर में एक चित्र दिया हुआ था वर्षा जल संग्रहण का, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन की पहचान और चर्चा कीजिए। उसमें मतलब चित्र के माध्यम से क्या क्या बताया हुआ था, तो उसमें यह था कि एक छत थी, छत के ऊपर पाइप लगा था, उस पाइप के जो पानी है वो एक टंकी में इकट्ठा करते हुए दिखाया जा रहा था। ये जल संरक्षण का एक उदाहरण था, इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली एवं तमिल समुदाय के संबंध खराब हुए। संक्षेप में दो ऐसी नीतियों पर चर्चा कीजिए। ऐसे क्या दो कारण थे जिसके कारण श्रीलंका में सिंहली थी और तमिल थे, इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। तो पहला ही कारण यह था कि श्रीलंका सरकार ने सिंहली को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित किया था, सिंहली को राजकीय भाषा घोषित किया था। तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे, इसलिए वो असंतुष्ट हो गए। दूसरी, सरकारी नौकरियों में सिंहली थी उसको प्राथमिकता दी, जबकि तमिल समुदाय के साथ में भेदभाव किया, इसके कारण इनके मध्य आपसी विवाद हो गया। आगे क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय निकायों को सख्त कैसे बनाया गया, कोई दो प्रावधान लिखिए। तो इसका आंसर है स्थानीय जो निकाय थे उसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। स्थानीय निकायों में चुनाव नियमित 5 वर्ष के अंतराल, इससे पहले 5 वर्षों के अंतराल में चुनाव नहीं होते थे, ये पहला प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण दिया गया, ये 2 बदलाव किए थे, प्रमुख रूप से 2 बड़े ये बदलाव थे। 10वां क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र की, तो जिसमें कोई संगठन नहीं होता, समय कब छुट्टी हो जाएगी उसके मतलब वेतन की कोई तय नहीं होता, वो क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र होता है, जिसमें एक खेती और मजदूरी है, निर्माण कार्यों में मजदूरी है, तो ये एक असंगठित क्षेत्र के उदाहरण थे। ऐसे कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते थे आप। क्वेश्चन संख्या 11, वर्ष 2000 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक था, तालिका के अनुसार सकल उत्पाद की गणना। इसमें क्या लिखा था, एक तो सन 1 ही लिख रखा था, 2000 लिख रखा था, फिर एक जगह लिख रखा था प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन था वो था कि कितना, और द्वितीय के अंदर कितना था, वो एक तालिका में लिख रखा था। तो आपको क्या करना था, एक तो इन दोनों की तुलना करनी थी, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक में कितना था 52,000 करोड़ और द्वितीय में कितना, इन दोनों में से माइनस करके ये लिखना था 83,000 करोड़ रहे, वो इतना अधिक रहा था। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर एक क्वेश्चन था कि कुल सकल घरेलू उत्पाद कितना, तो इन तीनों को जोड़ना था। कुल सकल घरेलू उत्पाद में तीनों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों को जोड़ करके लिखना था। इतना क्वेश्चन ये था इसका आंसर। फिर 12वां क्वेश्चन है सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास के लाभों की व्याख्या कीजिए। सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास से आपको क्या क्या लाभ होंगे, तो इसमें सूचना का आदान प्रदान आसानी से होगा और तेज गति से होगा, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन सेवाओं का विकास होगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का आसान पहुंच संभव होगी। इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन है आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, 2 सुविधाओं का वर्णन कीजिए। सरकार अपन को कौन कौन सी सुविधाएं लिखनी थी, तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, शिक्षा उपलब्ध करवाती है, कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्पिटल की है, ऐसी खूब सारी जो सुविधाएं अपन को उपलब्ध करवाती है, ऐसे लिख सकते थे आप। 14वां क्वेश्चन श्रमिकों का जीवन श्रम की प्रचुरता के कारण कैसे प्रभावित हुआ है, लिखिए। भाई श्रमिक हैं, उनसे अधिक काम करवाते हैं, कम मजदूरी मिलती है, तो उसके कारण उनकी जो स्थिति है वो कैसे खराब हुई है, उसको प्रभावित होती है, उसके ऊपर लिखना था। श्रमिक असुरक्षित हो गए हैं, खराब परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गई है क्योंकि मशीनों के नए मानव श्रम की क्षमता को कम कर दिया है, इससे श्रमिकों को जीवन की स्थिति अधिक दयनीय हो गई है। इस प्रकार से इसको आंसर लिखना था। 15वां क्वेश्चन क्या है 18वीं सदी की आविष्कारों का उत्पादन 18वीं सदी की आविष्कारों का उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। 18वीं सदी में क्या हुआ था, जो भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और भी कई ऐसे मशीनों का आविष्कार हुआ जिसके कारण क्या प्रभाव, उत्पादन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें लिखना था। तो 18वीं सदी के आविष्कार में स्पिनिंग जेनी और इंजन है, पावरलूम आदि उत्पादन प्रक्रिया को तीव्र और सरल बना दिया था, मतलब उत्पादन है वो जल्दी से होना शुरू हो गया था। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ, लागत में कमी आई, उत्पादकता में वृद्धि हुई।
उद्योग में मशीनों के उपयोग से कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो गया। आर्थिक विकास में तेजी आई 18वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन, इसका आंसर। 17वां क्वेश्चन था प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखना। प्राकृतिक गैस भूगर्भ से प्राप्त होती है, जबकि बायोगैस वनस्पति जैविक अपशिष्टों से बनाई जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योगों में बिजली उत्पादन में किया जाता है, जबकि बायोगैस है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग ली जाती है। ऐसा अंतर लिखना था। आगे क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, ये 17वें का अथवा में था। अश्विनी अपने दादी के साथ बैंक शाखा में जाती है, उसे नकद निकासी के लिए खाली चेक्स प्राप्त हुआ है। आवश्यक विवरणों का विश्लेषण करना। एक भाई अश्विनी थी, वो अपनी दादी के साथ में गई है, तो उसको चेक को कैसे भरना, इस प्रकार से लिखना था। तो चेक में एक तो तारीख लिखनी थी, जिस दिन आप चेक भर रहे हो थे उस दिन तारीख लिखना है। प्राप्तकर्ता का नाम, जो आपको मतलब जिस व्यक्ति जो चेक उठा रहा है उसका सेल्फ का खुद का नाम लिखना था होता है। राशि, कितने राशि आप उठाओगे उतनी लिखनी होती है। फिर उसके बाद में भाई किसका चेक है, उस दादी जी के हस्ताक्षर करवाने होंगे जो बैंक रिकॉर्ड में मिलते हुए। इस प्रकार से चेक की संख्या भी होनी चाहिए। इस प्रकार से चेक भर के बैंक से पैसे उठा सकते हैं। तो ये चेक किस प्रकार भरेंगे, ऐसा क्वेश्चन था आपके। फिर आपके अथवा वाला क्वेश्चन था किसी गांव में रहने वाले छोटे किसान मनोज ने कृषि कार्यों हेतु साहूकार से ऋण लिया, परंतु समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ रहा और उसे अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण समस्या का विश्लेषण कीजिए। भाई एक कोई व्यक्ति था जिसने ऋण लिया साहूकार से, फिर उसके बाद में ऋण चुकाने के लिए उसको अपनी जो पुश्तैनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन थी, उसको जमीन को बेचना पड़ा। तो ये इस प्रकार की जो समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके ऊपर विवेचना करनी थी। तो भाई इसे कैसे सुलझा जा सकता है, तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा बढ़ाना, सहकारी समितियों, जो और भी कई ऐसी समितियां होती है जो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती, इन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है, किसानों में जागरूकता फैलाना है। इस माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो एक तो पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीयों ने युद्ध में सहयोग दिया था। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाई। फिर उसके जस्ट बाद में रॉलेट एक्ट 1919, बिना मुकदमे किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, रॉलेट एक्ट चलाया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की के मुसलमान शासक था उसके जेल में डाल दिए जाने के कारण मुस्लिम थे वो नाराज हो गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं थी वो असहयोग आंदोलन से पहले शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और अंग्रेजों के शासन को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का आह्वान किया था। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। फिर दूसरे अथवा वाले का क्वेश्चन का आंसर है भारतीय समाज किसी भी अभी पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, इसमें स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, इस कथन का विस्तार कीजिए। तो भारत के जो पितृसत्तात्मक जो शासन है, जो अभी जो समाज है उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी थी। तो इसके कारण क्या क्या हो रहा है, एक तो लिंग भेदभाव हो रहा है, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, संपत्ति में बराबरी नहीं मिल पाती है। फिर घरेलू हिंसा का भी शिकार होती है महिलाएं, उत्पीड़न का शिकार होती हैं, ऐसी कई घटनाएं अपने आसपास में देखने को मिलती है। फिर कामकाजी महिलाओं के साथ में भेदभाव है, उनको समान वेतन नहीं मिल पाता है, पदोन्नति नहीं मिल पाती है, कार्यस्थल पर समान अवसर में कमी मिलती है। और सामाजिक बंधन है, महिलाओं पर पारंपरिक रीति रिवाजों और कुरीतियों का दबाव बढ़ता है। हालांकि अभी भी आधुनिक समय में इस प्रकार के बंधन है वो महिलाएं धीरे धीरे तोड़ रही है। इस प्रकार का आपको आंसर लिखना था। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली का मॉडल चुना, इस कथन की विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत में जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना था, इसका क्या कारण था। तो इसमें भाई वो चाहते थे कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सरकार किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हर नागरिक को अपने पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। इस प्रकार से हाँ ये क्वेश्चन थे, इसको मैंने लिख रखे थे। आपका पेपर है पूरा तरीके से सॉल्यूशन हो गया है और मैप था तो मैप को इसको आप देख लेना क्या क्या आंसर रहेंगे। मैं लेके नहीं आया उसके जो मैप थे उसके क्वेश्चनों को। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।